लाश देखकर मोहन बुरी तरह बिदका और इज़्तिरारी कैफियत में वापस भागा। मैं रास्ते में था, मैंने उसे अड़ंगा लगाया और वो लुढ़क कर कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। मैं उसकी पुश्त पर सवार हो गया और उसकी तवानाक गर्दन गिरफ्त में ले ली। उसे पुकारने की कोशिश की लेकिन आवाज गले ही में घुट गई। अगले 15-20 सेकंड में उसने बहुत जोर लगाया लेकिन मैंने उसे टस से मस नहीं होने दिया। बंदा समझदार था, उसे पता चल गया कि यहां उसकी कोई पेश नहीं चलने वाली, ज्यादा फड़केगा तो कोई हड्डी तुड़वा बैठेगा। उसने हार मान ली। मैंने उसे गिरेबान से खींच कर उठाया और दीवार के साथ बिठा दिया। उसने खलनायक के अंदाज में लंबे बाल रखे हुए थे, बल्कि पूरा हुलिया ही वैसा बना रखा था। इमरान ने मुझसे कहा, देखो यार, इसकी चोली के पीछे क्या है। मैंने उसकी तलाशी ली। कुछ दीगर अशिया के अलावा एक शिकारी चाकू भी बरामद हुआ। ये शख्स अब वहशत ज़दा नजरों से बार बार डायरेक्टर राज की लाश को देख रहा था। इमरान ने राइफल उसके सर से लगाते हुए फैसला कुन लहजे में कहा, देख प्यारे, हमारे सर पर खून सवार है। आज रात 2 बंदे इससे डायरेक्टर साहब के अलावा भी टपका चुके हैं, जो कहते हैं चुपचाप करता जा वरना खलनायक के बजाय कल नायक हो जाएगा, यानी माजी का हिस्सा बन जाएगा। बंदा वाकई मामला फहम था, समझ गया कि हम इन लोगों में से हैं जो कहने के मुताबिक कर गुजरते हैं। करीबन 10 मिनट बाद हम नजीब बंगाली के हाथ पांव बांध कर उसे बाथरूम में बंद कर चुके थे और दीगर सामान के साथ लोडर के अगवे हिस्से में बैठे थे। लोडर के कैबिन और पिछले हिस्से के दरमियान एक मुस्ततील शीशा था और इसमें से हमें ड्राइवर मोहन की हर हरकत नजर आ रही थी। मोहन जानता था कि ऑटोमेटिक राइफल की नाल उसकी तरफ उठी हुई है और उसकी कोई मुजाहमती कोशिश उसके जीवन का चिराग गुल कर सकती है। कोठी का गेट हम पहले ही खोल चुके थे। इमरान ने मोहन से कहा, इंजन स्टार्ट कर और चल नायक। लोडर कोठी में से निकल आया। मैं रिमोट कंट्रोल के जरिए गेट बंद कर दिया। अब रात के 11 बज चुके थे। मुंबई की सड़कों पर रौनक थी, बाजारों में आमदोरफ्त थी, सिनेमाओं के बड़े बड़े होर्डिंग्स से चकमगा रहे थे। समंदर की तरफ से एक नम हवा चल रही थी। ये कराची से मिलती जुलती एक शब थी और इस शब के सीने में एक हलचल परवान चढ़ रही थी। करीबन 20 मिनट बाद हम मेन रोड से एक बगली सड़क पर मुड़े। दूर ही से हमें गोल्डन बिल्डिंग नजर आ गई। इसकी पेशानी पर सारो प्रोडक्शन के अल्फाज जगमगा रहे थे। इस जगमगाहट के पीछे जो कुछ था वो हमें थोड़ी देर बाद मालूम होने वाला था। हम 2 जगह गार्ड्स के दरमियान से गुजरे और इमारत के वसी अहाते में पहुंच गए। एक छोटा सा चक्कर काट कर हम इमारत के पिछवाड़े आए और गोदाम के ऊंचे गेट में दाखिल हो गए। हमने लोडर के अंदर से ही देख लिया, गोदाम में गेट कीपर के अलावा एक मुसल्ला गार्ड भी मौजूद था और जो कोई आम गार्ड नहीं था। खतरनाक ही उसके करख्त चेहरे पर दर्ज थी। इमरान ने सरगोशी की, गेट कीपर तुम्हारा, गार्ड मेरा, लेकिन पहले इस खलनायक को टलनायक बनाना है, यानी इसका टल खड़काना है। मैंने इस बात में सर हिलाया। लोडर रुक चुका था। इमरान ने कैबिन की मुस्ततील खिड़की का शीशा हटाया और पिस्तौल की ऐसी जची तुली जरब मोहन की कनपट्टी पर लगाई कि मैं शश्तर रह गया, जैसे कोई जादू हुआ था। मोहन बे आवाज ढह गया। इमरान ने उसे फिर से सीधा करके बिठा दिया। गार्ड घूमकर खिड़की की तरफ आया। गालबन वो ड्राइवर है, मोहन से बात करना चाहता था। मैं इस वक्त लोडर से नीचे उतर चुका था। जब गार्ड कदरे हर से ड्राइवर मोहन को देख रहा था, मैंने अकब से उसे चाप लिया। दूसरी तरफ इमरान ने दराज कद गेट कीपर को दबोच लिया। यह मुख्तसर जिद्दोजहद चंद सेकंड ही जारी रही। मैंने तनोमन गार्ड का सर जोर से एक सतून से टकरा दिया। उसने अपना आप ढीला छोड़ दिया। सतून की दूसरी जरब ने उसे मेरे हाथों में लटका दिया। मैंने उसे घसीट कर एक तरफ डाल दिया। खिलाफत हक का गेट कीपर ने ज्यादा मुजाहमत की, मगर इमरान जैसे मद्दे मुकाबल से छुटकारा पाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। इमरान ने उसकी गर्दन यूं अपने बाजू में जकड़ी थी कि उसके लिए आवाज निकालना नामुमकिन हो गया था। इमरान उसे घसीट कर लोडर के अंदर ले आया। मैंने गोदाम का गेट अंदर से बंद कर दिया था। मैं लोडर के अंदर गया तो इमरान ने गेट कीपर को फर्श पर बिठा रखा था और इसके सर पर साइलेंसर लगा पिस्तौल तान रखा था। गेट कीपर ने अपना नाम सरजीत कुमार बताया। वो गेट कीपर और स्टोर कीपर होने के अलावा गोल्डन बिल्डिंग के गार्ड्स का इंचार्ज भी था। इसके मुताबिक बिग बास सारो साहब गोल्डन बिल्डिंग ही में मौजूद थे। वो आज शामी दुबई से यहाँ तशरीफ लाए थे। सरजीत से हमारी गुफ्तगू के दौरान में ही उसके मोबाइल की बेल होने लगी। इमरान के इशारे पर सरजीत ने कॉल सुनी। उसका अंदाज मुअद्दिब था। उससे कुछ कहा गया, जिसके जवाब में उसने कहा कि वो रवि साहब को गार्ड के साथ छोटे ड्राइंग रूम में भेजता है। उसने फोन बंद किया तो इमरान ने स्टोर कीपर सरजीत से पूछा, ये रवि साहब कौन है? वो बोला, एक बड़ा प्रोड्यूसर है जी, आजकल सख्त मुश्किल में है। इसी सिलसिले में सारो साहब से मिलने आया है। सारो साहब ने उसे छोटे ड्राइंग रूम में बुलाया है।
इसके बाद इमरान की इजाज़त से स्टोर कीपर सरजीत ने किसी गार्ड अरशद को फ़ोन किया और उसे कहा कि वो सेठ रवि प्रसाद साहब को छोटे ड्राइंग रूम में बास के पास पहुंचाए। उसने फ़ोन बंद किया तो इमरान ने पूछा, क्या मौत पड़ी हुई है इस सेठ रवि प्रसाद को? बस लेन देन का जी मामला है। सेठ रवि साहब ने बास से कोई लड़की मंगवाई थी शूटिंग के लिए। इस लड़की को हिफाजत से वापस भेजना सेठ ही की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो लड़की कहीं निकल गई। अब उसका लफड़ा है। क्या लफड़ा है? बास लड़की मांग रहा है और उसके बदले में रोकड़ा। जावा साहब को तो जानते होगे आप, फिल्म लाइन के ऐसे सारे लफड़े टेंटे वही सेटल करवाते हैं। बास ने जावा साहब से शिकायत कर रखी है, इसीलिए सेठ रवि साहब भागा भागा फिर रहा है। लड़की कौन थी? मैंने पूछा। इसका जवाब में स्टोर कीपर सरजीत ने जो कुछ बताया उससे सारा वाकया सामने आ गया। हमारे अंदाजे के मुताबिक सारो प्रोडक्शन से फिल्म स्टूडियोज वालों को एक्स्ट्रा भी सप्लाई किए जाते थे। सारो प्रोडक्शन से एक खास काम भी किया जाता था और वो ये कि फिल्म मेकर्स की डिमांड के मुताबिक इन्हें बवक्त ज़रूरत मशहूर अदाकारों के हम शक्ल भी मुहैया किए जाते थे। ऐसे लोगों को मुश्किल मनाजिर में डुप्लीकेट्स के तौर पर इस्तेमाल करने का रवाज हमेशा से मौजूद है। कुछ दिन पहले एक मारूफ हेरोइन को अपने हीरो कमल हासन के साथ कुछ जज्बाती रोमानी मनाजर फिल्माने थे। एक दो शॉट्स ऐसे थे जिनके लिए हेरोइन बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस मसले के हल के लिए सारो साहब से रब्ता किया गया। उन्होंने एक ऐसी लड़की सेठ रवि को दी जो 80-90% हेरोइन से मिलती थी और बेडरूम की नीम तारीकी में फिल्माए जाने वाले मनाजर के लिए बिल्कुल फिट थी। माकूल मुआवजा तय हो गया, लेकिन शूटिंग के बाद फौरन वह लड़की कहीं फरार होगी। अभी उसी का चक्कर चल रहा था। सरजीत ने ढके छुपे लफ्जों में यह एतराफ़ भी किया कि गोल्डन बिल्डिंग में दीगर धंधों के अलावा फहाश फिल्मों की मेकिंग भी होती है। हम दोनों बड़े खतरनाक मूड में थे, खासतौर से इमरान। अगले 5-10 मिनट के अंदर इमरान ने सरजीत का वही हाल किया जो नजीब बंगाली का किया था। सरजीत के थोबड़े पर नील पड़ चुके थे और पेट में शदीद ज़रमें आई थी। वो किसी मामूल की तरह हमारा कहा मानने को तैयार था। उसके पास एक दरवाजे की चाबी थी जो गोदाम के अंदर से अंदरूनी इमारत के पिछवाड़े में खुलता था। सरजीत हमें इस दरवाजे से गुजार कर एक खाली कॉरिडोर में ले आया। मेरे हाथ में राइफल और इमरान के पास साइलेंसर वाला पिस्तौल था। इमरान वाली राइफल उसके कंधे से झूल रही थी। हमारे चेहरों पर मास्क थे और हम हर तरह की सूरत हाल के लिए यकसा तैयार थे। सरजीत जानता था कि वह हर लहजा इमरान के पिस्तौल की जद में है। खैरियत गुजरी कि हमें इस तवील कॉरिडोर में एक बिल्कुल टुन शख्स के सिवा और कोई नजर नहीं आया, वरना हमें गोली चलाना पड़ती। टुन शराबी ने हमारा कोई नोटिस ही नहीं लिया। हम एक हाल नुमा कमरे से गुजरे। यहाँ एक लड़का लड़की गिटार थामे म्यूजिक तरतीब दे रहे थे। हम इनसे कुछ फासले से गुजरे। इन्होंने या तो हमारे मास्क वाले चेहरों को देखा ही नहीं या ये समझे कि हम यहाँ किसी सेट पर शूटिंग में मसरूफ हैं। सरजीत हमें एक वसी दफ्तर में ले आया। दफ्तर की शान शौकत मरऊब कर देने वाली थी। यहाँ मधुबाला से लेकर करिश्मा कपूर तक और भारत भूषण से लेकर संजय दत्त तक बहुत से अदाकारों के पोर्ट्रेट सजे हुए थे। हालांकि जिस किस्म के काम यहाँ होते थे इन अदाकारों से इस प्रोडक्शन हाउस का कोई ताल्लुक नजर नहीं आता था। दफ्तर के एक हिस्से में बार और दूसरे में सीसीटीवी कैमरों के मॉनिटर्स थे। गलबन करोड़ों रुपया इस दफ्तर की आराइश ही पर सर्व कर दिया गया था और ये चंडीगढ़ के सरदार सारो का मस्कन था जिसने शक्लों की मुशावत को एक बड़े कारोबार की शक्ल दे रखी थी। सारो इस वक्त दफ्तर ही में मौजूद नहीं था। सरजीत कुमार हमारी दीदा दलेरी पर हैरान था। इसे यही लग रहा था कि हम शेर की खिचार में घुसाए और अपने अंजाम से कतई बेखबर हैं। इसी दौरान में साथ वाले कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। किसी के गरज ने बरसने की आवाज आई। बकवास न कर रवि, मैं सौगंध खाता हूं मेरी कुड़ी ना मिली तो तेरी 10 साल की छोकरी को इत्थे ले आऊंगा। अपने प्यू का नहीं जिसको घुंघरू ना पहना दूं तो। रूपा सोसाइटी के विलायती इंग्लिश स्कूल विच पढ़ती है ना वो, बस वहां से घर वापस नहीं जाएगी, सीधी इत्थे आएगी। वो पता नहीं किस किस का नाम लेकर गालियां पकने लगा। किसी दूसरे शख्स ने उसे ठंडा करने की कोशिश की लेकिन उसके सर को जैसे हवा चढ़ी हुई थी। कौन है ये? इमरान ने सरगोशी में सरजीत से पूछा। यही सारो साहब हैं, सेठ रवि प्रसाद पर बरस रहे हैं। वही लेन देन का झगड़ा है ना जी। एक और आवाज उभरी। सारो भाई तुम हद से बढ़ रहे हो। मुझे जावा साहब का ख्याल है, मैं लड़ना नहीं चाहता। जावा साहब को रखो एक तरफ है, तुमने जो तोप चलानी है ना चलाओ, मैं देखदा हूं कौन माई दा लाल है यहां से पैसे दिए बगैर जानता है। लातें चीर दूंगा तेरी। पैसे न देने की बात कौन कर रहा है? दे तो रहा हूं पैसे। दूसरे शख्स ने शिकस्त खोरदा आवाज में कहा। यकीनन यही रवि प्रसाद था। वो भी कोई मामूली शख्स नहीं होगा, लेकिन यहाँ बीगी बिल्ली बना हुआ था। मुझे अभी के अभी चाय देने इसी थां पर सारो घर जा। पता नहीं क्यों उसकी आवाज मुझे कुछ सुनी हुई सी लगी। चाय जो लहजा किसी के लहजे से मिलता था
लेन देन का ये झगड़ा 10-15 मिनट मजीद रहा। इस दौरान में हम पूरी तरह अलर्ट रहे। इमरान न सिर्फ अलर्ट रहा बल्कि सरजीत से सवालों जवाब भी करता रहा। सरजीत हमारे खूनख्वार मूड को अच्छी तरह समझ चुका था। उसे अंदाजा हो गया था कि हम बड़े खतरनाक इरादों से यहाँ घुसे हैं और जहाँ कोई काम हमारी मर्जी के खिलाफ होगा हम गोली चला देंगे। सरजीत यहाँ के सेटअप के बारे में काफी कुछ जानता था। उसकी बातों से मालूम हुआ कि कुछ अरसा कबल तक जावा का छोटा भाई और सारो साहब इस काले कारोबार में पार्टनर्स थे। ये लोग हम शक्ल चेहरे तलाश करते थे और फिर इन्हें मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते थे। कोई 2 साल पहले दोनों सुलह सफाई से अलहदा हो गए। अब थोड़ा अरसा पहले जावा का छोटा भाई मारा गया और उस सारे कारोबार का करता धरता फिर सारो ही रह गया है। इमरान और सरजीत कुमार की गुफ्तगू अभी तक जारी थी कि फैसला खुद लम्हा पहुंच गया। साथ वाले कमरे में मामला तय हो गया और रवि प्रसाद वगैरह चले गए। दरवाजा खुला और लहीम शहीम सारो साहब अपनी तमाम तरहबत के साथ अंदर आ गया। उसने सफेद लट्टे की कड़कड़ाती शलवार कमीज पहन रखी थी। सर सफा चट था और इस पर तेल चपड़ा हुआ था। उसके अक्क में एक और बदमाश था। सारों ने 2 राइफलें अपनी तरफ उठी हुई देखी और दंग रह गया। उसके अक्कम में मौजूद स्याही माइल बदमाश ने अपना हाथ तेजी से अपने होल्स्टर की तरफ बढ़ाना चाहा। खबरदार, इमरान फुनकारा, सीधी माथे पर गोली मारूंगा। दोनों टिटक गए। मैं सारों को देख रहा था और मेरे दिलो दिमाग शदीद तरीन हैरत की जद में थे। मेरी बसारत धोखा नहीं खा रही थी। सफाचर सर वाला जो शख्स मेरे सामने खड़ा था, मैं उसे पहले से जानता था। मेरी हंसती मुस्कुराती जिंदगी को कांटों से भरी राह पर घसीटने और लहूलुहान करने में इसी शख्स का अहम किरदार था। यह सारो नहीं था, सिराज था। सेठ सिराज, जिसके बेटे वाजी ने अपने यारों के साथ मिलकर सरवत को बस स्टॉप से उठाया था और मेरे शब रोज को एक नए रुख पर डाल दिया था। मेरे सानों गुमान में भी नहीं था कि सेठ सिराज को यहाँ और इस रूप में देखूंगा। सेठ के बारे में मुझे जो आखिरी इतला मिली थी वो ये थी कि वो बैरून मुल्क है और कभी कभार कराची में देखा जाता है। अपनी तरफ उठी हुई ऑटोमेटिक राइफलें और अपने खास मुलाजिम का जख्मी टोबड़ा देखकर सारो यानी सेठ सिराज सब कुछ समझ गया था, लेकिन वो घबराया बिल्कुल नहीं। कौन हो तुम? उसने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर भारी आवाज में पूछा। फरिश्ते, तुम्हारा हिसाब किताब करने के लिए आए हैं। इमरान भी सुकून से बोला। फरिश्ते तो मरने के बाद आंधे हैं, तो तुम खुद को जिंदा क्यों समझ रहे हो? तुम मर चुके हो, बस तुम्हारा जनाजा उठना बाकी है। फिर इमरान मुझसे मुखातिब हुआ। क्यों जिगर, इसका जनाजा ही बाकी है ना? मास्क की वजह से मैं इमरान के तासुरात नहीं देख सकता था, लेकिन मैं समझ गया कि मेरी तरह वो भी इस पुराने दुश्मन को पहचान चुका है। सेठ सिराज से इमरान का तारुफ 5 साल पहले उस वक्त हुआ था जब इमरान ने लाहौर की एक सड़क पर सेठ की शानदार गाड़ी को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी और फिर इस बहाने उसकी ठुकाई की थी। उस वक्त सेठ सिराज एक निस्बतन छोटा बदमाश था, लेकिन आज वो एक बहुत बड़ा जराइम पेशा बन चुका था। गुनाहों के नगर मुंबई में वो जावा जैसे क्राइम किंग्स के साथ राब्ते रखता था और उसके इर्द गिर्द लुटेरों और कातलों की फौज थी। सिराज बड़े सुकून से बोला। तुम जनाजे की गल क्यों कर रहे हो? मैं तो सिख हूं और खालसों का जनाजा नहीं हुंदा, अर्थी हुंदी है। इमरान ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें पूरा विश्वास दिलाता हूं जी, तुम्हारा जनाजा ही उठेगा, क्योंकि तुम सिख हो ही नहीं। तुम लाहौर की नाड़ियों में गंदे कीड़े की तरह रेंगते रहे हो और अब यहां आकर सारो साहब बन बैठे हो। मैंने सेठ सिराज के चेहरे पर पहली बार रंग सा गुजरते देखा। उसने अपनी शफाफ टिंड पर हाथ फेरा और बोला, कौन हो तुम और यहां बढ़ने की बेवकूफ़ी तुमने किस उल्लू दे पट्टे के कहने पर की है? तुम्हारी इस छोटे से खोपड़े में शायद गोबर भरा हुआ है। तुम्हें बताया तो है कि हम फरिश्ते हैं और तुम्हारा हिसाब किताब करने आए हैं। सिराज के अक्कम में मौजूद शख्स ने एक बार फिर अपना हाथ होल्स्टर की तरफ ले जाने की कोशिश की। इस बार इमरान ने साइलेंसर लगे पिस्तौल से फायर किया। ठक की आवाज आई और गोली ऐन उस बदकिस्मत शख्स की पेशानी पर लगी। वो मुर्दा छिपकली की तरफ पट से सेठ सिराज के पांव में गिरा और साकत हो गया। खून की पतली सी लकीर उसके चेहरे पर रेंगने लगी थी। सेठ सिराज ने अपना हाथ दाएं तरफ मेज की तरफ बढ़ाने की कोशिश की। खबरदार, इमरान दाड़ा। सेठ सिराज साकत हो गया। इमरान ने सेठ को पीछे हटने का हुक्म दिया। बाद में पता चला कि मेज के नीचे इमरजेंसी कॉल का बटन मौजूद था। इमरान ने सेठ को निशाने पर रखते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि माथे के दरमियान गोली मारूंगा। फीता है तो नाप कर देख लो, दोनों तरफ से 1 मिलीमीटर का फर्क भी निकले तो जो चोर की सजा वो मेरी। सेठ सिराज अब अच्छी तरह समझ गया था कि इसका पाला आज रात कुछ गैर मामूली लोगों से पड़ गया है। उसके साथी को बेदुरेग शूट कर दिया गया था और उसका खास मुलाजिम सरजीत, जो खुद भी एक कड़क शख्स था, बिल्कुल भी दस्तो पाक रहा था। हमने दफ्तर के दरवाजे अंदर से लॉक कर लिए थे और सीसीटीवी कैमरों के तार खींच दिए थे। मैंने छोटे चिकले सेठ सिराज की तलाशी ली और उसके दोनों मोबाइल फोन्स अपने कब्जे में लेकर ऑफ कर दिए। सेठ सिराज की शानदार मेज की दराज में एक जदीद पिस्टल मौजूद था।
वो भी सेठ की दस्तरस से दूर कर दिया गया। शांति से बैठ जाओ और बात करो, इमरान ने उसे हुक्म दिया। वो कुर्सी पर बैठकर बोला, क्या मैं तुम्हारे मुंह देख सकता हूं? वक्त आएगा तो वो भी दिखा देंगे, फिलहाल हिसाब किताब की बात करो। कैसा हिसाब किताब? वो साथी की लाज से निगाहें चुराते हुए बोला, क्या लेना है अपनी इस दुकान का? किस दुकान की गल कर रहे हो? ये तुम्हारी गोल्डन बिल्डिंग और इसमें होने वाला धंधा, और इसके अलावा भी जो 2-3 छोटे मोटे ठिकाने हैं तुम्हारे। मैं तुम्हारी गल नहीं समझा। तुम्हारा ये कारोबार खरीदना चाहते हैं हम, सारे स्टॉक और लाइव स्टॉक समेत। तुम होश विच तो हो? सिराज ने हमें हैरत से देखा। 12 बज चुके हैं, लेकिन तुम्हारी तरह हम भी सिख नहीं है। तुम कीमत बोलो, और किसी बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के मालिक नहीं हो तुम। बस मुंबई में बैठकर ये हट्टी चला रहे हो। ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। 10-15 मिनट में टोटल जोड़ दोगे। सिराज के चेहरे पर परेशानी के साथ साथ दिलचस्पी के आसार भी नमूदार हो रहे थे। उसे भैंसे की तरह सांस लेते हुए कहा, तो तुम गोल्डन बिल्डिंग खरीदना चाहते हो? हाँ, और इसके सारे सेटअप और छोकरे छोकरियों समेत। इसके अलावा यह भी बता दूं, पहले पूरी पेमेंट करेंगे और फिर तुम्हारी तशरीफ पर लात मारेंगे। सेठ सिराज उलझी उलझी नजरों से इमरान को देखता रहा, फिर बोला, अगर तुम किसी तरह का मजाक कर रहे हो तो ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। अगर तुम कहते हो तो तुम्हारे इस दूसरे कुत्ते को भी गोली मारकर अपनी संजीदगी का सबूत दे सकता हूं। इमरान ने पिस्तौल का रुख सरजीत कुमार की तरफ किया। इसका चेहरा टूटी प्लेट जैसा हो गया, होंठ में साख्ता फड़कने लगे। क्या दे सकती हूँ? सेठ सिराज ने कहा। अंदाज टाइम पास करने वाला था। जो भी तुम शराफत के दायरे में रहकर मांगो, इस हट्टी की असल कीमत से दुगना भी, या जो तुम चाहो। लेकिन तुम हो कौन? देखो, तुम गंदा काम कर रहे हो। गंदा काम करने वालियां या करने वाले गाहक का नाम पता नहीं पूछा करते, बस रकम वसूल करते हैं। तुम भी अपनी इस हट्टी की कीमत बताओ। 20 करोड़, 25 करोड़, बोलो। सेठ सिराज के चेहरे पर अब हैरत गहरी होती जा रही थी। वो गुलाबी उर्दू में बोला, मार दाड़ के अलावा तुम्हारे पास और क्या सबूत है कि तुम संजीदा हो? इमरान ने कहा, इंटरनेट है तुम्हारे पास? सेठ ने घड़ा सा सर हिलाकर उस बात में जवाब दिया। इमरान बोला, अपना कोई पढ़ा लिखा बंदा बुलाओ जो एक अकाउंट चेक कर सके, और खबरदार को फालतू बात नहीं, वरना वो जनाजे वाली बात सच हो जाएगी। सिराज ने इंटरकॉम उठाया और किसी अनुपम नामी मुलाजिम को अंदर आने की हदायत की। 2-3 मिनट बाद ही 30-35 साल का एक स्मार्ट सा शख्स अंदर आ गया। उसने ऐनक लगा रखी थी। दफ्तर का माहौल देखकर वो घबराया। एक सेकंड के लिए लगा कि वापस पलट जाएगा, लेकिन फिर सिराज के कहने पर रुक गया और अंदर आ गया। मैंने दरवाजा लॉक कर दिया। इमरान ने उसे कहा, नेट ऑन करो। वो एक कोने में रखकर कंप्यूटर के सामने बैठ गया और कांपते हाथों से नेट ऑन कर दिया। इमरान उसके पास जा बैठा और 4-5 मिनट तक मसरूफ रहा। मैंने अंदाजा लगाया कि वो इसे किसी गैर मुल्की बैंक में एक बड़े अकाउंट की तफसीलात बता रहा है। धीरे धीरे अनुपम नामी उस शख्स के चेहरे पर ताज्जुब और मरऊबियत के आसार नजर आए। उसने सिराज से मुखातिब होकर कहा, जी सर, यह स्विस बैंक का अकाउंट है। किसी GG3 नाम की कंपनी का टाइटल है। काफी बड़ा अमाउंट मौजूद है इसमें। कितना बड़ा? कोई $9.5 मिलियन है। रुपया कितने बनते हैं? सेठ सिराज चटक कर बोला। अनुपम ने इंडियन रुपयों में हिसाब करके बताया। जाहिर है रकम करोड़ों में थी। इससे पहले कि सेठ सिराज कुछ मजीद पूछता, इमरान बोला, तुमने रकम देख ली, अब जरा माल के दर्शन भी कराओ। की मतलब है? मतलब खोती दा सर, गोल्डन बिल्डिंग दा सौदा होगा। गोल्डन बिल्डिंग की झलकियां तो दिखाओ। गोल्डन बिल्डिंग तुम्हारे सामने है, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं कि तुम वाकई कोई सौदा करना चाहते हो। ये जिस कंपनी के नाम अकाउंट है, ये करती की है? आलू वाले नान बेचती है। तुमको इससे क्या? तुम धंधे वालियों वाला काम कर रहे हो। वो बस नोट डालती हैं अपने गिरेबान में, सवालों जवाब नहीं करती। सेठ सिराज का चेहरा पहली बार सुर्ख हुआ। लगा कि वो गुस्से से फट पड़ेगा, मगर वो अभी एक लाश गिरते हुए देख चुका था। उसने तहम्मुल से काम लिया। इमरान ने अनुपम नामी शख्स से कहा कि वो CCTV कैमरों के जरिए हमें गोल्डन बिल्डिंग के मनाजिर दिखाए। अनुपम ने खुश होंठों पर जुबान फेर कर बाद सिराज की तरफ देखा। सिराज कुछ देर बुरे बुरे मुंह बनाता रहा, फिर उसने इस बात में सर हिलाया। अनुपम ने क्लोज सर्किट टीवी के कंट्रोल पैनल पर चंद बटन दबाए। 3 कितारों में 12 स्क्रीनें रोशन हो गई। गोल्डन बिल्डिंग के मुख्तलिफ हिस्सों के मनाजिर बड़ी वजाहत से नजर आने लगे। ये वाकई शानदार बिल्डिंग थी, वसी रकबे में फैली हुई थी। एक हालनुमा कमरे में किसी क्लब का सेट लगा हुआ था और तेज रोशनी में 2 नीम उरियाल लड़कियां एक पुलिस वाले को शराब पिलाने और रिझाने में मसरूफ थीं। एक जगह कोई मीटिंग चल रही थी। गंजे और नीम गंजे सरों वाले कई अफराद सर जोड़े बैठे थे। तवील मेज पर कागज फड़फड़ा रहे थे। एक नहायत आरामदेह लाउंज में 2 नौजवान अपनी साथी लड़कियों के साथ गुदाज सोफों में बैठे टीवी देख रहे थे। इनके सामने शराब की बोतल खुली पड़ी थी और गिलास रखे थे। इनमें से एक नौजवान को देखकर मैं चौंका और मुझे अपने जिस्म का खून सर को चढ़ता हुआ महसूस हुआ। ये कोई और नहीं
वाजिद उर्फ वाजी था। सिराज का वही ओबाश बेटा जिसने चंद बरस पहले अपनी हवसनाक नजरों से सरवत को देखा था और फिर हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था। ये वही वाजी था। अब यह पहले से फरबा हो चुका था। इसने फ्रेंच कट दाढ़ी रखी हुई थी, गले में किसी कीमती धात की जंजीर थी, बाल भी अजीब अंदाज से बने हुए थे। मैं देर तक उस पर से अपनी निगाहें न हटा सका। सीने में जलती हुई आग के शोले कुछ और बुलंद हो गए।